भाई और बहनों, मुश्किल चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। अब घबराने वाली बात नहीं है। तो ये लास्ट चैप्टर है इस पार्ट का, चैप्टर 8, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन एंड डिफॉल्ट स्ट्रेटजीज। बड़े बड़े वैल्यू इन्वेस्टर्स को भी पता है कि जो बेस्ट आइडियाज होते हैं वो भी कई बार कामयाब नहीं होते, या फिर बहुत ही लंबे टाइम तक वो कुछ रिजल्ट्स नहीं देते। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। वैल्यू इन्वेस्टर सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन पे फोकस करते हैं, उसके बाद ही डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। और वैल्यू इन्वेस्टर के जो पोर्टफोलियो होते हैं वो बाकी लोगों से यूजुअली ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो उन एरियाज में ही ऑपरेट करते हैं जिनमें उन्हें पता है कि उनकी कॉम्पिटेंस है। वो सिर्फ वो सिक्योरिटीज खरीदते हैं जिनको वो समझ सकते हैं और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंसिडर करते हैं। वो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी खुद में ही एक डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन का भी मेन पर्पस रिस्क कम करना होता है। तो अगर आप हर एक स्टॉक में भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं तो ये बहुत ही कम रिस्क होगी। फिर आप अगर ऑर्डिनरी पोर्टफोलियो में 30 स्टॉक्स चाहिए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले पोर्टफोलियो में 10 से 15 के बीच में स्टॉक्स चाहिए बस। तो ऑथर डाइवर्सिफिकेशन का एक अजीब सा एग्जांपल भी देते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन इस तरह से भी की जा सकती है, जैसे आपने एक कंपनी तो वो खरीद ली जो छतरियां बनाती है और दूसरी कंपनी वो खरीद ली जो सन टैन लोशन बनाती है। मतलब जब सूरज की धूप से काले हो जाते हैं उसके लिए लोशन बनाती है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुई? क्योंकि जब बारिश आएंगी तो छतरी यूज होगी और जब धूप आएगी तो सन टैन लोशन यूज होगा। तो ये थोड़ा अजीब सा लगा मुझे। और वैल्यू इन्वेस्टर्स रिस्क कम करने के लिए खुद की जो जजमेंट्स होती हैं उनको भी चैलेंज करते हैं। तो उन्होंने कोई स्टॉक खरीद ली, उसके बाद जब इनसाइडर खरीदते हैं सिक्योरिटीज तो उन्हें एश्योरेंस मिल जाती है एक तरह से कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया। लेकिन ये डिसीजन क्राइटेरिया नहीं होता उनके लिए, सिर्फ वेरीफाइंग क्राइटेरिया हो सकता है। और अगर वैल्यू इन्वेस्टर्स को कोई बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत ही बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी से कोई स्टॉक मिल जाती है उन्हें, तो वो ये सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया भाई, भगवान ने ये स्टॉक मुझे ही क्यों दिखा दी? अगर ये इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है तो बाकी लोगों ने क्यों नहीं अब तक ये आइडेंटिफाई की? ये सवाल आप भी जरूर पूछें खुद से, क्योंकि मार्केट में बहुत स्मार्ट लोग हैं। तो इस सवाल के जवाब के लिए वो दोबारा से रिव्यू करते हैं अपना एनालिसिस, अपनी सर्च स्ट्रेटजी दोबारा से रिव्यू करते हैं। उसके बाद वैल्यूएशन के स्टेप्स रिव्यू करते हैं और चेक करते हैं कि कोई गलती तो नहीं कर दी उन्होंने। और ये सवाल भी पूछते हैं कि क्या ऐसा मेरे साथ पहले हुआ है कि मैंने ऐसी अपॉर्चुनिटी पहले उठा ली हो और फिर बाद में पुअर परफॉर्मेंस रही है उसकी, या फिर कहीं ये वैल्यू ट्रैप तो नहीं है। वैल्यू ट्रैप का मतलब कि प्राइस चीप हो जाता है खरीदने के लिए लेकिन फिर हमेशा के लिए चीप ही रह जाता है। और पोजीशन लिमिट भी एक सेफ गार्ड है, जैसे कि अपने पोर्टफोलियो का 20% से ज्यादा मैं किसी भी एक स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करूंगा। और ऑथर बोलते हैं कि शॉर्ट सेलिंग अच्छा तरीका नहीं है रिस्क को रिड्यूस करने का, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक ओवर प्राइस्ड है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको ये नहीं पता कि कब लोग रियलाइज करेंगे कि वो स्टॉक ओवर प्राइस्ड है, कितना ही टाइम लग सकता है उसके लिए। तो आपका लॉस अनलिमिटेड है इसमें। तो बेंजामिन ग्राहम ने बोला था कि शॉर्ट रन में मार्केट वोटिंग मशीन है और लॉन्ग रन में वेइंग मशीन है। लेकिन बेंजामिन ग्राहम ने क्या नहीं बताया? लेकिन बेंजामिन ग्राहम ने ये नहीं बताया कि मार्केट वोटिंग मशीन से वेइंग मशीन में कब कन्वर्ट होती है। तो इसलिए अच्छा आइडिया नहीं है शॉर्ट सेलिंग करना। और वैल्यू इन्वेस्टर्स ऐसी स्टॉक्स नहीं खरीदते जो कि रिलेटिवली चीप होती हैं, कि दूसरों के कंपैरिजन में सस्ती मिल रही है तो इसलिए खरीद लेता हूँ। नहीं, वो स्टॉक्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो खुद में चीप है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू कंसिडर करके, मतलब दूसरों से इंडिपेंडेंटली। और फिर लास्ट में ऑथर बोलते हैं कि ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स फंड बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन करना और मार्केट को बीट करना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके आप अपना बहुत सारा टाइम, एफर्ट और पैसा बचा लेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।